You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. Good morning, sir. कल हम लोग ने कोलिजन को ओवरव्यू लिया था कि कोलिजन एक्चुअली है क्या, उसमें क्या होता है, मोमेंटम कैसे चेंज होता है, और ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये सारी बातें, और टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ये सारे हमने देखे थे। तो आज हम लोग हेड ऑन कोलिजन मतलब 1D कोलिजन का एक जनरल सिचुएशंस देखेंगे और यही फॉर्मूला मोस्टली हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इसी लाइन के लॉन्ग हो रहा है। हम लोग हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं।
तो सपोज यहाँ पर दो मासेस हैं, इसको हम लोग बोलेंगे m1, इसको हम लोग बोलेंगे m2, and it is moving with some velocity u1. This is moving with velocity u2. और ये जो कंडीशन है ये बिफोर कोलिजन का केस है, बिफोर कोलिजन। अब अगर कंडीशन हम डाल दें कि u2 is greater than u1, ऑब्वियसली बात है कि अगर u1 बड़ा होगा u2 से या बराबर होंगे तब भी कोलिजन नहीं होगा। इन दोनों में कोलिजन होने के लिए u2 को u1 से बड़ा होना पड़ेगा, तो ये सेपरेशन में टाइम कम होगा और कुछ देर के बाद ये इसके साथ कोलाइड करेंगे। तो एक सिचुएशन होता है इसमें ड्यूरिंग कोलिजन का, और ड्यूरिंग कोलिजन में ये दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगे। दिस इज द ड्यूरिंग कोलिजन, दिस इज m1, दिस इज m2। और ये सिचुएशन है ड्यूरिंग कोलिजन का। और इसके बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी, और ये दोनों फिर से सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, मोस्टली हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमको मासेस गिवन रहेंगे, वेलोसिटीज गिवन रहेंगी, और ये जो कोलिजन की बात की वेलोसिटी है इसी पर कमेंट करना रहेगा, इसी को निकालना रहेगा। तो v1 और v2 को ही हम मोस्टली कैलकुलेट करने के लिए सारा कुछ बता रहे हैं। अब इसमें एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं और वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अनदर टर्म जिसके बारे में हमने कल कुछ बोला नहीं था, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन इसका होता है इम्पल्स ऑफ इसका होता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइड बाई इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो रिजल्ट, ये वाला जो इसका डेफिनेशन है ये हमारे लिए बहुत कम काम आने वाला है। हमारे लिए मोस्टली जो काम आने वाला है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो इसी रिजल्ट से ये डेराइव होता है। तो ये डेरिवेशन मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये हायर लेवल पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं मोस्टली। हमारे लिए अगर कभी जरूरत पड़ा तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। ये डेफिनेशन ज़्यादा काम आने वाला है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। आफ्टर कोलिजन
divided by velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, बिफोर कोलिजन. एंड दिस टर्म इज डिनोटेड एज ई. अब जो डायग्राम हमने बनाया है उसके बेसिस पर ई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u1 u2 v1 v2 हम लिख सकते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, जैसे हमने कहा था कि जब ये दोनों अलग होंगे उसमें v1 और v2 में v1 बड़ा होगा. ये स्प्रिंग वाले लोकल सिस्टम से इस बात को रियलाइज किया जा सकता है कि m1 की वेलोसिटी लास्ट मोमेंट तक बढ़ ही रही थी और m2 की वेलोसिटी लास्ट मोमेंट तक घट ही रही थी. इसलिए m2 की वेलोसिटी v2 v1 से कम होगी और जब आफ्टर कोलिजन इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा. तो किस रेट से सेपरेशन बढ़ रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2. दैट मीन्स E कैन बी रिटन एज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई इनिशियली किस रेट से सेपरेशन कम हो रहा है. तो हमने बताया था कि u2 ग्रेटर देन u2 v1 होगा तभी सेपरेशन कम होगा. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब बोलने का है कि सेपरेशन किस रेट से कम हो रहा है. इसको लिख सकते हैं u2 माइनस u1. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस डायग्राम के लिए ये हमारा ई का वैल्यू आ गया. और एक बात, ई का जो वैल्यू है वो कुछ केसेस के लिए जैसे हमको याद होना चाहिए. जैसे ई का वैल्यू होता है 1, ये होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन. ई का वैल्यू हमारा होता है 0 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ई का वैल्यू वैसे तो हम लोग को ये एक सिचुएशन डायरेक्टली नहीं पढ़ना, लेकिन कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर. ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है क्या, तो इसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन. सुपर इलास्टिक कोलिजन. और ये हमको बस ऐसे ही पढ़ना है कि ई ग्रेटर देन 1 होता है, हो सकता है, आई मीन, और वो सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए पढ़ना है. लेकिन ये केस न्यूमेरिकल में या हमारे सिलेबस में नहीं है. बस ये जान गए कि ऐसा होता है, यही काफी है. क्योंकि बहुत बार बच्चे से ये बताया जाता है कि ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करता है. ई ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. और हमारे रियल लाइफ में जितने भी कोलिजन है, फॉर और रियल लाइफ कोलिजन्स, जीरो इज लेस और इक्वल देन ए इज लेस और इक्वल देन 1, ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है. कुछ स्पेशल मटेरियल हम लोग डिजाइन करते हैं जिसमें ई हो सकता है कि 1 से बड़ा हो जाए. ई इज इक्वल टू 1 और ई इज इक्वल टू 0, ये भी एकदम एक्सट्रीम केसेस है. मतलब जनरली ये बहुत रेयर है. हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि ई ऑलमोस्ट 1 के बराबर है या ई ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, ऐसा. अदरवाइज जनरल जो हमारे कोलिजन्स होते हैं वो यही कंडीशन लेते हैं, 0 से 1 की 0.4 0.5. और एक तरीके से ये जो टर्म है E, वो एक तरीके से एनर्जी लॉस बताता है. जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 लिखा है, मतलब E का वैल्यू अगर 1 होगा तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. और अगर E 0 हुआ तो ये मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. और इन बिटवीन हुआ तो उसके बीच में कहीं लॉस होगा, क्योंकि कोलिजन में तो एनर्जी लॉस होता ही है. कोलिजन में जो आवाज होती है, तो दैट साउंड ऑल्सो लूजेस सम एनर्जी, हीट डेवलप होता है. तो ये सब में एनर्जी का लॉस तो होता ही है. ऐसा नहीं कर सकते कि एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेट बात है.
तो अभी तक हमने एक बेसिक डायग्राम कोलिजन का और उसके रिलेटेड एक टर्म कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमने दो डिफाइन किए। अब ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है इसमें हम देखेंगे कि सारा मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी बॉडी पर और इंटायर सिस्टम पर कहें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे M1 और M2G के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक इस M1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो M1G और ये नॉर्मल लेट से N1। सिमिलरली ये M2G और ये फोर्स लग रहा होगा N2। और फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फ्रिक्शन का कहीं कोई रोल नहीं, नो फ्रिक्शन। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स in horizontal direction. No external force along horizontal direction on the entire system. और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू dp बाई dt, ये जो हम लोग लिखते हैं, और अगर F को ही हमने जीरो प्रूव कर दिया तो dp बाई dt ये भी जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इसको इन शॉर्ट लिखते हैं CLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन ये सेम रहेगा। इसका मतलब M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू ड्यूरिंग कोलिजन, जब तक दोनों एक दूसरे के साथ हैं इनकी वेलोसिटी सेम होगी। हमने इसकी वेलोसिटी को कैपिटल भी ले सकते हो। हमने बताया था स्प्रिंग वाले केस में, तो स्प्रिंग वाले केस में वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट था जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन पर था। क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, इनमें कोलिजन उतने देर तक वो जो काफी इंस्टेंटेनियस होता है, तो इसमें वो जो समय है कि वो जितनी देर वो कांटेक्ट में होते हैं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी उस समय सेम ही है। क्योंकि एक में कंप्रेशन हो रहा है, दूसरे में एक्सपेंशन हो रहा है। ये सारी बातें स्प्रिंग के लिए तो सही है, लेकिन एक रिजिड बॉडी के लिए ये सारा जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होता है। कांटेक्ट टाइम बहुत ही छोटा होता है और उतने छोटे टाइम के लिए वी कैन अज्यूम कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा M1 प्लस M2 इंटू V इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर बना सकते हैं। कोई भी दो को इक्वेट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें सबकी वेलोसिटी फॉरवर्ड ले ली है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सर बैकवर्ड हो तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूले जो हम डिराइव करते हैं वो एक स्पेशल सिचुएशंस के लिए डिराइव करते हैं। उसमें जो चेंजेस होगा तो उसमें हम चेंजेस कर लेंगे। जैसे अगर ये दोनों मास फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे तब भी यही फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। एक ही सिनेरियो में चेंज हो सकता है कि एक ब्लॉक आगे जा रहा हो और दूसरा ब्लॉक पीछे आ रहा हो, लाइक दिस। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसा बनेगा। इस केस के लिए हमारा जो भी फॉर्मूला होगा, जैसे हमने U2 और ये U1 ऐसे लिया हुआ है,
तो बस ये u1 को निगेटिव लेना पड़ेगा. दिस u1 विल बी पुट इन द फॉर्मूला as minus u1. That's it. इसके बाद हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसमें ये सबके लिए वैलिड होगा. अगर मान लो कभी सिचुएशन इस तरह का आया है कि दोनों फॉरवर्ड जा रहे हैं तब नहीं है, दोनों बैकवर्ड भी जा रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी समय उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाएगा, तो ये सारी चीजें उसी डायरेक्शन में हो जाएंगी. एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तब भी हम रिलेट करेंगे, तो u2 तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो u2 तो पॉजिटिव लेना है. u1 हमारा जो हमने जो डेरिवेशन किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फॉर्मूला जो भी आएगा उसमें u1 को विथ अ माइनस साइन ये लेना पड़ेगा. हम लोग कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम उसके मतलब वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर की तरह तो नहीं कर सकते, इसलिए साइन का थोड़ा केयर हमको करना पड़ेगा. तो पहले हम लोग इन दोनों रिलेशंस को यूज कर लें. ये जो हमारा रिलेशन है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. और e का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल लिया है. e हमारा है v1 माइनस v2, e जो है वो है हमारा v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u2 माइनस u1. तो ये इक्वेशन 2 हो गया. अब यही दो इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमारे वो कौन कौन से हैं, तो हमारा v1 वेरिएबल है, अननोन है, आई मीन v2 अननोन है, बाकी m1 u1 m2 u2 और e ये सारे नोन क्वांटिटीज है. इनके वैल्यूज चाहे तो हम दे सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग को फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसलिए हमको ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज. टास्क क्या है, v1 और v2 को फिगर आउट करना इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2 एंड e. ये इतने सारे टर्म्स में ही हमको v1 और v2 को लेके आना है. चलिए ट्राई कीजिए. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इतना तो आपसे सॉल्व होना ही चाहिए. नक्षत्रा, कल आप ज्वाइन नहीं किए थे क्या क्लास? Yes, sir. क्लासेस में absentees कुछ बच्चों की ज्यादा हो रही हैं रेगुलर, वो आप लोग मत कीजिए. अभी कोई रीजन नहीं है क्लासेस मिस करने का. अभी तक जितने भी बच्चों को, जितने भी बैचेस में हमने पढ़ाया है, उसमें जो सबसे ज्यादा सीरियस बच्चे थे उन्होंने शायद ही कभी कोई क्लास मिस की हो.
शायद ही कोई क्लास मिस की। उनको याद आ रहा है 2 साल में छवि ने हार्डली एक क्लास मिस किया होगा पूरे 2 साल में। एक क्लास, हाँ। पर्टिकुलरली उस दिन उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उसने उस दिन क्लास मिस की थी। व्रज अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कब क्लासेस मिस की। उनका अभी तक हमको याद ही नहीं आ रहा कि कभी उन्होंने अब्सेंट भी हुए किसी रीजन से। अच्छे बच्चे एक सिंगल क्लास भी नहीं मिस करते, और जो एवरेज परफॉर्म करते हैं उनके पास हजार वजह होती है क्लासेस मिस करने की, और ये मुझे समझ नहीं आता। सब बच्चे ही हैं, सबके सबकी लाइफ लगभग वैसी ही है। तो जब कुछ बच्चे अवॉइड कर सकते हैं, क्लास नहीं मिस कर मतलब मिस करने अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद ये हाल है। ऑफलाइन तो अगर होता आना है, अगर हम कहीं भी जाते हैं, इतने अर्ली मॉर्निंग में कोई ट्रेवल नहीं का होना, कुछ भी ऐसा सच नहीं होना, कहीं से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो V1 और V2 है, किसी ने फिगर आउट किया? आप बताइए क्या है V1? ये बड़ा एक्सप्रेशन होता है, और इसको पेशेंटली याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे कोलिजन के लिए। इससे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और बन नहीं सकता। हाँ बताइए। Sir, V1 is equals to M1 minus EM2 M1 minus EM2। whole into U1 अच्छा, इंटू U1 upon M1 plus M2. उसके बाद प्लस M2 U2 M2 U2 1 plus E 1 plus E। upon M1 plus M2. देखो, इस फॉर्मूले के अलग अलग रूप हैं। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने जो बताया है, उसने M1 E1 का टर्म अलग बताया, U2 का टर्म अलग बताया। डोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको इंटायर को एक ही एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। लेट्स सी whether this result is correct or not। इसको करने के लिए, और एक्सप्रेशन बड़े होते हैं ये तो हमने पहले ही बताया, इसमें काफी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होंगे, और हमको पेशेंटली उसको याद करना पड़ेगा। कम से कम 3 फॉर्मूले तो याद ही करने हैं। इसमें अगर हमको V1 के लिए सॉल्व करना हो, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट V2। लाइक ये जो एक्सप्रेशन हमारा है, इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E टाइम्स U2 माइनस U1। और सिंपली V2 कैन बी रिटन एज V1 माइनस E टाइम्स U2 माइनस U1। ये हमारा V2 हो गया। और इस V2 को अगर पहले वाले एक्सप्रेशन में डाल दें, तो मैं पूरा एक्सपैंड करके नहीं लिखना चाहता, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो M1 U1 प्लस M2 U2, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में M2 V2 का टर्म है, तो वो उसमें हम V1 को उधर ही रखेंगे, और इस टर्म को E टाइम्स M2, कुछ ऐसा लिखो। ये जो माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा, E टाइम्स M2 U2 माइनस U1। और राइट हैंड साइड में हमारा सिर्फ 2 ही टर्म बचेगा, M1 V1 प्लस M2 V2। भी और यू बहुत अच्छे से दोनों को डिफ्रेंशिएट करके लिखना, नहीं तो पता चलता है कि बच्चे भी और यू को दोनों को सेम ही लिख रहे हैं।
तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। हमने एक स्टेप जंप किया हुआ है, तुम ये पूरा टर्म को यहाँ पर v2 की जगह पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो, और एक टर्म जो m1 m2 v2 का आएगा, सॉरी m2 v1 का आएगा ना यार, m2 v1 का जो आएगा, उसके अलावा जो टर्म आएगा m2 इंटू ई u2 माइनस u1, उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद दो राइट हैंड साइड में सिर्फ v1 है, यू कैन सॉल्व फॉर v1। v1 हमारा हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e टाइम्स m2 u2 माइनस u1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा रिजल्ट है। अब बच्चे ने जो आंसर किया है वो m1 u1 माइनस e टाइम्स m2, बिल्कुल सही है, माइनस ई टाइम्स m2 का टर्म आ जाएगा, और m1 प्लस m2 नीचे तो है ही, और सेकंड वाला जो टर्म है वो m2 u2 1 प्लस e, ये भी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब याद करने के पर्सपेक्टिव से चाहे तुम इस तरह से याद कर सकते हो, या फिर इसको याद करना थोड़ा मुझे आसान लगता है। ये इनिशियल मोमेंटम है, और ये दोनों हमने जो v1 निकाला उसमें भी और v2 निकाला उसमें भी, ये दोनों में सेम आने वाला है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम आने वाला है, e का टर्म सेम आने वाला है और u2 माइनस u1 सेम आने वाला है। दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज चेंज होगा, एक ही चीज चेंज होगी, वो है m2 और प्लस। अगले एक्सप्रेशन में ये m1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बस यही फर्क है। दोनों वेलोसिटीज जो आती हैं वो लगभग सिमिलर एक्सप्रेशन होल्ड करती हैं। अब v2 अगर सॉल्व करना हो तो v2 के लिए क्या करेंगे, जो रिलेशन हमने निकाला है v1 के लिए हमने v2 को सब्स्टिट्यूट किया था, अब v2 के लिए v1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 प्लस e टाइम्स u2 माइनस u1। ये हो जाएगा हमारा v1, और वहां पर जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो लगभग सिमिलर तरीके से जो हमने पहले किया है वैसा ही, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उससे हमारा जो v2 आएगा वो फिर से वही आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस e टाइम्स m1 u2 माइनस u1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखोगे इंटायर क्वांटिटी सेम आई है, सिवाय एक प्लस की जगह माइनस हुआ है, m2 की जगह m1 हुआ है, और ये दोनों फॉर्मूले ये हमको याद चाहिए। अब तुम इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में ला दो, जैसे अगर इसी फॉर्मूले v2 को इस फॉर्म में लेके आएंगे जैसे बच्चे ने लिखा है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस e टाइम्स, अच्छा u1 लिख रहे हैं ना हम लोग, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, m1 u1 दोनों में कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस e इंटू m1 u1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस e टाइम्स m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ इस तरीके से उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ आएगा। तो ये याद कर लो या ये याद कर लो, जो भी सिंपल लगे। इसमें सिमिलैरिटी है, इससे भी है, ऐसा नहीं है। इनिशियल मोमेंटम हमको हमेशा याद रहेगा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये हमेशा याद रहेगा, डिनोमिनेटर दोनों का सम होता है ये हमेशा याद रहेगा, ई बाद वाले टर्म में मल्टीप्लाई होता है ये भी याद रहेगा। सिर्फ एक प्लस और माइनस, m2 v1 के सामने m2 v2 के सामने m1,
इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जब भी याद करेंगे तो इस डायग्राम के साथ याद करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने M1 U1 आगे वाले ब्लॉक को M1 माना है, तुमने पीछे वाले ब्लॉक को M1 मान लिया, तो उसमें ये रिलेशन उलट जाएगा और आंसर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। जो तुमने V1 के लिए निकाला वो V2 बन जाएगा, जो V2 के लिए निकाला वो V1 बन जाएगा। इसलिए जब वैल्यूज पुट करने हो तो इसी फॉर्मूले को हमको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक दो क्वेश्चन पहले इसी फॉर्मूले पर कराता हूँ, तब तुम लोग को समझ जाएगा कि वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, सॉरी एक मास है बॉल 5 kg मूविंग विथ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और ये दूसरा मास है जो कि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास है लेट्स से 4 kg। और किस तरह का कोलिजन है, तो चलो इलास्टिक कोलिजन का केस ले लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने बताया था ई का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा कोलिजन के बाद, वेलोसिटी ऑफ 5 kg एंड वेलोसिटी ऑफ 4 kg। चलिए ये निकालिए, तो फॉर्मूला सामने है। ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। विच डायरेक्शन निकालना है, 4 kg किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 kg किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मैग्नीट्यूड ही नहीं सिर्फ उसका डायरेक्शन भी हमको साथ में निकालना है। हाँ, आप ये बताइए क्या आंसर आया। The velocity of 5 kg minus 50 by 3 meter per second ओके, और 4 माइनस का 50/3। अच्छा ठीक है, और 4 का 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस माइनस सिग्निफाइज? तो मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना। हाँ, इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड जाएगा और ये बैकवर्ड जाएगा, राइट। जनरल जो हमारा कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन ये होता है कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल साइन, यही साइन कन्वेंशन से हमने फॉर्मूले भी डिराइव किए हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो डायग्राम है उसमें ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इस कोलिजन में यही वेलोसिटी हमारा अपोजिट है। तो इस पूरे फॉर्मूले में हम U2 को, सॉरी ये हमारा M1 था, रिमेंबर दिस वन वाज M1 और इससे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी थी U1। U1 को निगेटिव लेना पड़ेगा, बाकी सब एज इट इज। आधे यही आंसर है।
सर मेरा V5 तो सेम आया बट शायद V4 40/3 आया। मैं एक बार चेक करती हूँ कहीं गलत तो नहीं है। हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अमलहारा बताए। हाँ सर, वो 40/3 वाला ही है, -50/3 और 40/3। ओके, लेट्स सी। तो जैसा मैंने कहा, सिर्फ फॉर्मूले हमारे सामने लिखे हुए हैं, हमको उसको पुट करना है अच्छे से। सबसे पहले मैं V1 के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ। V1 मतलब V4। यहाँ पर 4 kg जो है वो एक तरीके से हमारा M1 है। हमको डायग्राम को रिलेट करना है। जो फर्स्ट डायग्राम हमने बना कि ये फॉर्मूले टाइप की है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, तुम इसको कहीं पर भी लगा दो। ये कहीं पर भी लगेंगे, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो माइनस डालना पड़ेगा। M1 हमको वही लेना पड़ेगा जो हमने ये फॉर्मूले के डिराइव करते समय लिया है। नहीं तो अगर M1 M2 को हमने मिक्स कर दिया, कभी इसको M1 ले लिया, कभी इसको M2 ले लिया, तो फिर ये आंसर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मेरा भी 40/3। हाँ, वही एक्चुअली सिमिलैरिटी होगी, 40/3 आएगा। तो M1 E1 और M2 U2 ये दोनों में टर्म कॉमन है। तो सबसे पहले तो इसी को हम रादर देन कि यहाँ पर पूरा लिखें, पहले तो यही कैलकुलेट कर लेना चाहिए। जैसे हमको ये डेटा दिया गया, तो M1E1 और M2U2 है क्या? तो ये 5 × 10 ये हो गया 50, और ये 20 × 4 ये हो गया 80, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो -30 + 50 कुछ इस तरह का टर्म बनेगा। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा -30। मतलब रादर देन कि ये पूरा टर्म हम लिखें, हम सीधे V2 और V4 जो है V1 हमारा V4 है, उसको लिख सकते हैं -30। मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। अगर तुम चाहो तो इसको यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हो। 10 × 5 माइनस और अदर प्लस 20 × -20 × 4, ये हमारा हो जाएगा -30 kg/s। ये -30 प्लस E टाइम्स M2। E तो हमने 1 ले लिया है, M2 हमारा कितना है? तो ये है 5। U2 - E1, तो 10 -20 होल डिवाइड बाई M1 + M2, 5 + 4, -30 प्लस ये 20 और प्लस ये 30 हो जाएंगे। 5 × 30 ये हमारा हो जाएगा 150/9। तो 120/9 and that is equals to 40/3। तो ये हमारा 4 kg का वेलोसिटी है। 40/3 फॉरवर्ड पॉजिटिव आने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से V5 ये हमारा M2 हमारा 5 kg है डायग्राम के अनुसार, उसकी वेलोसिटी है, तो V2 निकालना पड़ेगा। अब पहला टर्म तो यहाँ पर भी -30 डालना ही पड़ेगा, और माइनस है यहाँ पर E, तो और यहाँ पर है M1 इसमें है 4 kg। अगेन U1 - U2, अगेन हम लोग 10 -20 ये 30 एक ही बार में डाल देता हूँ, होल डिवाइड बाई 9। तो ये -120 माइनस, तो ये हो जाएगा -150/9 -50/3 मीटर/s। ऐसा नहीं है कि ये डेरिवेशन हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ये जितना भी हमने कहा बताया वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यू कैन इग्नोर दिस। लेकिन ये फॉर्मूले अपने अगर नहीं याद हुए तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये फॉर्मूले याद चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं रहेगा, लेकिन एक जनरल कोलिजन के क्वेश्चन के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद होना पड़ेगा। दोनों की वेलोसिटीज आ गई। हमने जानबूझ के पहला ही क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन का लिया ताकि माइनस कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ये समझ में आना चाहिए।
तो जहां जहां U1 है हमने वहां पर -20 पुट करने की कोशिश की है, बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी कोई कोलिजन होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, साउंड में, हीट में, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। कोलिजन में जो भी एनर्जी होती है मोस्टली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। पोटेंशियल एनर्जी बोल के कोई चीज कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर ऐसा नहीं होता। दोनों बॉडी मूव कर रही है तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए लॉस जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का ही होता है। और इसको निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसका फॉर्मूला होता है k इनिशियल माइनस k फाइनल। ये चेंज नहीं है, ये लॉस है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए, लेकिन वो चेंज निकालने के लिए होता है। जब हमको ऑलरेडी पता है कि लॉस है तो इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल वैल्यू कम है, तो सीधे सीधे हम इनिशियल में से फाइनल माइनस करके एक पॉजिटिव आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का रिलेशन है। अगर जैसे ये जो कोलिजन हुआ, क्योंकि ये E1 के बराबर था, तो इसमें हम लॉस निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। हमारे पास E1 है, V1 है, U2 है, V2 है, दोनों में यूज करके हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन लॉस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन होगा। अब यहाँ पर अगर हमको फॉर्मूला डिराइव करना है तो कायदे से V1 की जगह वो बड़ा सा एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है m1 u1 m2, और ये V2 की जगह भी वो बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये दोनों डाल के और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर हमको अगेन m1 u1 m2 u2 और ये के टर्म्स में ही चाहिए। तो ये जो V1 और V2 हमने निकाले हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। और अगर इसको करोगे, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको करो, क्योंकि ये काफी पेशेंस का काम है। बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इतना मैं आपको सजेस्ट नहीं करता करने के लिए। सीधे हम लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, डेल्टा यू और डेल्टा के, लॉस ऑफ एनर्जी को अगर हम डेल्टा के से डिनोट करें तो ये होता है हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक चेंज आएगा और ये हो जाएगा प्लस। मतलब अगर जैसे u1 और u2 सेम डायरेक्शन में तब तो ऐसा ही आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है और ये हमारा कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें तुमको u1 और u2 को भी अगर इंटरचेंज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने m1 को m2 और m2 के m1 ले लिया, वेलोसिटीज भी हमने इसकी उसकी कर दी, तब भी ये फॉर्मूला में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर होने के कारण ये हमारा सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो ये सिमेट्रिकल रिलेशन है, ये सिमेट्रिकल रिलेशन है, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इसी में इफ यू सिंपली चेक तो ई जो है, इफ ई इज इक्वल टू 1, अगर ई का वैल्यू 1 हो गया तो डेल्टा के 0 हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारा इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं जिसको, वो डिफाइन है जिसमें लॉस नहीं होता। अगर हमारा ई 0 है तो ये मैक्सिमम लॉस का कंडीशन है, देन डेल्टा के विल बी मैक्सिमम। और वो कितना होगा, अगेन ई के वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस। तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस है जो कि परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन के केस में होता है। इसको कल वाले एग्जांपल से अगर समझा जाए तो उसमें टेंडेंसी ही नहीं है वापस शेप रिगेन करने की। स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, स्प्रिंग उतने ही कंप्रेशन पर फिक्स हो चुका है समहाउ। तो जो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर चली गई वो दोबारा मिली ही नहीं, तो वही एक तरीके से लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भले ही V1 और V2 को निकालने में थोड़ा सा मेरे को पेशेंटली काम करना पड़े, M1 M2 ये सबको अच्छे से समझना पड़े, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी में दो मासेस हैं, उसको जैसे भी तुम यूज करना चाहो कर लो, ये एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और U1 माइनस U2 या U2 माइनस U1, ये माइनस साइन का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर लेना है और दैट्स इट। लेकिन इतने बड़े फॉर्मूले के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसको हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं, डायरेक्टली रियलाइज कर सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं कंडीशन से पूछे जाए। जैसे स्पेशल केसेस बोलते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन। स्पेशल केस में पहला केस जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वो है कि अगर दोनों के मास बराबर हो गए एंड कोलिजन इलास्टिक हो गया। दो सिनेरियो, इलास्टिक कोलिजन और मासेस सेम। अब मेरे को जल्दी से तुम लोग V1 और V2 इसके वैल्यूज बता दो। फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें M1 और M2 दोनों को एक कॉमन टर्म M से रिप्लेस कर दो, E का वैल्यू 1 पुट कर दो, और सॉल्व करके V1 और V2 के वैल्यूज क्या होंगे वो आपको बताना है। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, आंसर देंगे हम। सिर्फ 3 बच्चे ही एक्टिवली आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे काफी स्लो हो रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस में इतना स्लो होगे तो कैसे चलेगा? वैल्यूज पुट करने में कितना टाइम क्यों लग रहा है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करना था और पेशेंटली एक कैलकुलेशन करना था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं था, बट फिर भी इस क्वेश्चन में भी सिर्फ 3 ही बच्चों ने हैंड रेज किया। बाकी बच्चे कर नहीं रहे हैं या जानबूझ के ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जल्दी से कीजिए इसको। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन। नक्षत्र आप बताएं क्या है आंसर? V1 is equals to U2 है। ओके, और V2? U1। तो ये एक स्पेशल केस है, V1 U2 के बराबर हो गया और V2 U1 के बराबर हो गया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज। या मोमेंटम एक्सचेंज बोल दो। मतलब इसको फॉर्मूले से ज्यादा अगर हम रियलाइज करना चाहें, जैसे ये एक मास है और ये भी वही मास है, ये मूव कर रहे थे, लेट्स से ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था और ये इधर मूव कर रहा था लेट्स से 7 मीटर पर सेकंड से। ये बिफोर कोलिजन का डायग्राम है। तो आफ्टर कोलिजन ये जो आंसर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये पीछे वाला मास है
ये 7 मीटर से इधर जाएगा और ये 4 मीटर से इधर जाएगा। मतलब इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। कायदे से अगर इनका कुछ नाम दे दिया जाए, जैसे ये ए है, ये बी है, ये बी ही रहेगा, ये ए ही रहेगा, और इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। इसके और भी एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं। जैसे ये एक मास है और ये रेस्ट में है, और ये कुछ v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जाके जब इसे टकराएगा तो क्या होगा? तो ये भी अगर इलास्टिक कोलिजन का केस है, ये सब इलास्टिक कोलिजन के लिए ही है, ऐसा नहीं कि सारे केसेस में ऐसा हो रहा है। तो जब ये कोलिजन होगा तो ये इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, तो ये रुक जाएगा, और ये जो दूसरा जो पहले रेस्ट में था वो मूव करने लगेगा। दिस ए इज गोइंग टू मूव विथ वेलोसिटी v नॉट, और ये हमारा रेस्ट में आ जाएगा v। ये होता है वेलोसिटी एक्सचेंज का मतलब। इसकी वेलोसिटी जो भी है उसको मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीज रिपीट होती है। तो इसमें फॉर्मूला तो हमने वही यूज किया जो डिराइव किया था, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट है जो अगर डायरेक्टली पूछ दिया जाए तो हम उसको फिर से दोबारा यूज करने के बजाय सीधे सीधे इसी को यूज कर लेंगे कि वेलोसिटी गॉट एक्सचेंज्ड। आई बात समझ में? इसके बाद केस 2, अगर हमारा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो E का वैल्यू 0 होगा, और तुम देखोगे दोनों एक्सप्रेशंस में चेंजेस जो है वो E के बाद ही है, अदरवाइज उसके पहले लगभग सिमिलर रिलेशन है। तो E का वैल्यू अगर 0 डाल दिया जाए तो ये दोनों में ही ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और V1 और V2 दोनों के जो वैल्यूज होंगे वो सेम होके m1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जिसको लोग बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। तो इन दिस सिनेरियो V1 is equals to V2 is equals to m1 u1 plus m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ये दोनों का सेम आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बॉडीज विल मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये दोनों साथ मूव करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात डायरेक्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की तरह न देखे ये दी जाएगी कि बॉडीज साथ मूव करने लगे तो वेलोसिटीज क्या होंगी। तो हम डायरेक्टली टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 ये इनिशियल मोमेंटम और टोटल इनिशियल मोमेंटम ऐसा बोल सकते हो, या इनिशियल मोमेंटम बोलो तो हम लोग टोटल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिवाइड बाई टोटल मास, ये हमारा टोटल मास है। तो इससे हम डायरेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। एक मास है, एक बुलेट आया, उसको हिट किया, तो बुलेट इसके अंदर इम्बेड होकर भी रह सकता है या फिर इससे बाहर भी निकल सकता है। अगर बाहर निकल गया तब तो फिर इसको परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इसी के अंदर इम्बेड हो गया तो डेफिनेटली ये दोनों अब मूव करेंगे साथ साथ, तो वेलोसिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। इनिशियली अगर ब्लॉक जो है वुडन ब्लॉक रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा बुलेट की ही वेलोसिटी होगी। जैसे मान लो यहाँ पर हमने दिया ये स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी v नॉट है, और ये कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी ये पहले रेस्ट में है। ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, एंड दैट इज लेट्स से कैपिटल V इज इक्वल टू mv नॉट
अब दूसरा कोई मोमेंटम लिया ही नहीं है तो उसको 0 ही लेना पड़ेगा, लिखना ना लिखना कोई अपनी बात है। टोटल मास m प्लस कैपिटल, तो इस वेलोसिटी से दोनों मूव करने लगेंगे। तो mv नॉट डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल। This is how the bodies are going to move after collision. अगर इम्बेड हो गए तो ये दूसरा सिनेरियो भी, ये काफी सिंपल केस है, इसको भी हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। वो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला अगर कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस आता है तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब एकदम से जनरल केस आ गया, ई का वैल्यू दे दिया गया 1 और 0 के अलावा कुछ भी, या फिर अगर 1 भी दिया गया और मासेस सेम नहीं किए गए, तो फिर हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब एक तीसरा सिनेरियो है और वो है कि कभी कभी हमारा जो कोलिजन होता है वो हैवी ऑब्जेक्ट के साथ हो जाता है। जैसे हमने एक बॉल को दीवार पर पटका या फिर अर्थ के ऊपर उसको बाउंस कराया, तो ये जो कोलिजन्स है इसमें एक मास जो कोलिजन में इन्वॉल्व हो रहा है वो दूसरे मास से बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें क्या रिजल्ट होएगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो केस 3, एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो इसमें सब केसेस भी होंगे। इफ mass of any one object is very high compared to other, जैसे हमने मान लिया कि m1 जो है इसकी वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है, इस तरह से m1 is greater and greater than m2। अब ये पहला केस हुआ। इसके बाद इसके अंदर सब केसेस भी हो सकते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में रहा तो क्या होगा, अगर हैवी ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है जनरल सिनेरियो तब क्या होगा, क्योंकि अर्थ के केस में मोस्टली अर्थ जो है वो रेस्ट में होता है, हम सिर्फ बॉल को नीचे गिराते हैं तो उसमें एक ही बॉडी मूव कर रहा होता है। वैसे ही लिफ्ट के केस में लिफ्ट भी मूव कर रहा है और लिफ्ट में के फ्लोर पर अगर हम बॉल को बाउंस कराते हैं तो बॉल भी मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहता है, उसमें भी मूवमेंट हो सकती है। लिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डेफिनेटली हमारा जो हैवी मास लिफ्ट है जिसके साथ कोलिजन हो रहा है वो भी मूव कर रहा है, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अप्रोच कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, कि हमारा जो V1 और V2 का रिजल्ट है इस केस में निकालेंगे कैसे। क्या सिंपली हम लोग वही फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि m1 ज्यादा हो m2 ज्यादा हो तो उसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, जो फॉर्मूला है उसमें जो डेटा है वो डाल देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास, वॉल का मास, लिफ्ट का मास, इट इज वेरी लार्ज, तो फिर इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। आपको करना क्या है, जो मास बड़ा है उसको डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करनी है, यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एक्सप्रेशंस में m1 को कॉमन करो, ऊपर में और नीचे में। m1 को कॉमन करके ऊपर से भी हटा दो और नीचे से भी हटा दो, तो कुछ टर्म्स ऐसे ही गायब हो जाएंगे। और दूसरा कि जब भी हम m2/m1 का टर्म्स लेंगे और जो भी ऐसा टर्म आएगा m1 को कॉमन लेने के बाद, तो इसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, नियरली ये 0 के बराबर। डिनोमिनेटर में जो मास है वो बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर में जो मास है वो बहुत कम है, तो इसका रेशियो लगभग 0 के बराबर ले लेना चाहिए। तो जल्दी से मेरे को m1
दोनों में कॉमन लेना है और इस रिजल्ट को M2/M1 को 0 से लगभग इक्वेट करना है। ये दोनों करके मेरे को वैल्यूज बताओ जल्दी, V1 और V2 का। सब लोग अपने कॉपी पर करेंगे, ये बिना किए होगा नहीं। हम चाहे तो डायरेक्ट आंसर सबका लिखते चले जाए, लेकिन उससे फिर तुम लोग को फायदा नहीं होगा। चलो ट्राई करो और V1 और V2 का वैल्यू निकालो। अब बताइए V1 क्या है? U1 V1 हमारा U1 के ही बराबर आ जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है, वेरी हाई मास का जो ऑब्जेक्ट है, उसके वेलोसिटी में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अर्थ रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह जाएगा। बॉल आया, टकराया, वापस गया, इससे अर्थ की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मान लो कोई लिफ्ट है, मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, और एक मार्बल आके उसे टकरा रहा है, तो इसके लिफ्ट के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही मूव करता रहेगा। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू सेम एज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो हमने ये डिराइव किया, लेकिन ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। V2 कौन बताएगा? चलो सनिका आप बताओ। -U2 plus 2U1. -U2 + 2U1। ई का टर्म नहीं है बच्चे, इसमें ई को 1 से सब्स्टिट्यूट नहीं करना था। ई के टर्म्स हमारे आंसर्स होने चाहिए थे। एक बार इसको चेक कीजिए। आध्या आप बताओ क्या है V2 का आंसर? सर -U2 + U1 1 -U + E। + U1 1 + E, ऐसा। हम्म, ओके, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर मेरे इसमें वो EU2 आया सेकंड वाले इसमें, बाकी सब कुछ सेम है -EU2। -EU2 ये भी गलत है। आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर U1 को 0 कर देंगे और E को नॉन जीरो रखेंगे तो ये U2 ये थोड़ा गड़बड़ किया हो, ये मुझे लग रहा है। सर परफेक्टली इलास्टिक में तो E1 लेंगे ना? नहीं, अगर परफेक्टली इलास्टिक में E1 ले लेंगे, और बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर U1 0 होगा, हैवी मास को रेस्ट में कर देंगे, तो ये वेलोसिटी, ये तुमने थोड़ा गड़बड़ किया V2 निकालने में। और किसी का आंसर? क्योंकि ये दोनों आंसर सही नहीं है अभी तक, ये तीनों में से कोई सही नहीं आंसर है जहां तक मुझे लग रहा है। ये दोनों, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ये तो सही। इसमें भी थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है। एनीवन गॉट द डिफरेंट आंसर? सर हाँ बोलो। सर अगर U1 0 हो गया तो फिर -EU2 सही होगा ना? हाँ,
U1 अगर 0 हो गया तो माइनस U2 सही होगा, तो वो हमने कंडीशन में भी डाला ही नहीं ना, हम तो एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। अगर लिफ्ट भी मूव कर रहा है उसमें हमको फॉर्मूला यूज करना हो तो हम उसमें U1 को 0 थोड़े नहीं ले सकते हैं। श्रावणी, आपका कोई आंसर आया है क्या V2 के लिए? सर मेरा गलत आ रहा है, मैं एक बार फिर से ट्राई कर रही हूँ। देखो, बहुत ज्यादा इसमें सोचने वाला बात नहीं है। मैं फिर से यहाँ पर आपको बताता हूँ, M1 को कॉमन करोगे और नीचे भी M1 कॉमन होगा तो ये तो U1 एज इट इज बच जाएगा। M2 बाई M1 बचेगा तो उसको हटाना है, तो ये U1 तो दिख रहा है साफ साफ, माइनस ई दिख रहा है, ये M1 भी चला जाएगा तो U2 माइनस U1 आ जाएगा। और नीचे सिंपली M1 को कॉमन कर लिए तो 1 प्लस M2 बाई M1 का टर्म वैसे ही वो 0 होने वाला है, तो U1 माइनस ई टाइम्स U2 माइनस U1 ये हमारा आने वाला है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है। U1 माइनस ई टाइम्स U2 माइनस U1। ओके, हाँ, यहाँ पर तुम ई का टर्म छोड़ दिए, वही तो कह रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये माइनस ई टाइम्स U2 होगा ना बच्चे, अगर तुम इन दोनों को साथ में लेके कर हाँ रहे सर, हो। वहाँ पे ई का टर्म आएगा। वही तो बोल रहे हैं कब से कि गलत है गलत है, तुम कुछ देख ही नहीं रहे। ये है, अगर इस तरह से लिखा जाए तो, मतलब जैसे आध्या ने आंसर किया, बाकी इस तरह से भी जो पहला आंसर हमने लिखा है ये भी कोई बुरा नहीं है, इट्स यू कैन राइट इन दिस फैशन, ठीक है, और ऐसे कर लिए तो और अच्छा है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। यानी कि जो V2 आया हमारा वो क्या आया, वो आया माइनस ई टाइम्स U2 प्लस U1 1 प्लस ई। तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले का यूज नहीं है, लिफ्ट वाले केसेस में यही यूज होगा। लिफ्ट प्रॉब्लम मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा, एक दो केसेस अभी इसमें और आगे बढ़ने हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम, जब भी कोई लिफ्ट मूविंग लिफ्ट के अंदर कोलिजन की बात आएगी तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। M1 को हैवी ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब लिफ्ट को M1 लेना पड़ेगा, और खैर उसकी वेलोसिटी से चेंज नहीं होगी, ये मार्बल की वेलोसिटी है जो टकरा रहा है उसकी, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अब इसी में हमारा हो सकता है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, पॉसिबल है। तो इसी का सब केस, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, चेंजेस जो होगा वो सिर्फ V2 में होगा, V1 हमारा फिक्स हो चुका है, इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो जैसा भी, उसका कोई चेंज नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। इफ यू सिंपली पुट 1, तो यही एक्सप्रेशन जो V2 का हमारा है वो क्या हो जाएगा, माइनस ई टाइम्स U2 प्लस 2 टाइम्स U1। ये भी कभी कभी काम हमारा आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो काम आने वाला है वो है कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ जाए, इफ हैवी मास, इस केस में वो M1 है, इज एट रेस्ट, अर्थ के केस, वॉल का केस, ये सब वही सिचुएशंस है, तो सीधे U1 को 0 पुट कर दोगे तो जो V2 आएगा वो हमारा आ जाएगा माइनस ई टाइम्स U2। अब एग्जैक्टली ये माइनस ई टाइम्स U2 है क्या, तो इसको रियलाइज करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर एक मार्बल कुछ वेलोसिटी लेट्स से V0 से स्ट्राइक कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन ये रिबाउंड करता है, डायरेक्शन चेंज का ही ये माइनस साइन नोटेशन है कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा में, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा E टाइम्स V2।
यानी कि ई टाइम्स वी नॉट, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया उसमें ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई चूंकि 1 होता है इसलिए उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस है और m1 जो है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पर ई का वैल्यू 1 पुट करके हम बोल सकते हैं कि सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा। मतलब यहाँ पर भी एक और सिनेरियो डाल दिया जाए कि इफ ई इज इक्वल टू 1 इलास्टिक कोलिजन, इसमें बहुत सारे सब केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन, तो हमारा v2 माइनस u2 के बराबर हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी गेट रिवर्स्ड। इसका जो आउटकम आया है वो क्या है, वेलोसिटी गेट रिवर्स्ड। यानी कि सेम स्पीड से वो रिवर्ट बैक कर जाएगा, जैसे दीवार के साथ टकराया तो सेम स्पीड से रिवर्ट बैक कर दिया, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। अगर रिबाउंड किया बट सेम स्पीड से नहीं किया तो वो इन इलास्टिक कोलिजन है, और टकरा के वही रह के वही नीचे गिर गया तो ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इस तरीके से ये हमारे केसेस हैं, और सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ तुम ये नीचे वाला केस की ई टाइम्स u2 होता है वो याद रखो, ये सारे केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली ये पहला वाला यूज होता है। तो जितने भी अभी हमने केसेस बताए हैं इन सब के रिजल्ट्स आए हैं उसी बड़े वाले फॉर्मूले से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो फॉर्मूला अगर याद करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन मान लो अगर उसको इग्नोर करते हो और ये अलग अलग केसेस भी याद रखते हो तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द होते हैं, एकदम जनरल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट देके आज रहने देता हूँ। ये 3 बच्चे क्लास लीव कैसे कर लिए, मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस को लेके आजकल बहुत सारा अटेंडेंस में दिक्कत आ रहा है। मैं पहले अटेंडेंस को इतना केयरफुली वॉच नहीं करता था, अभी मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस कम ज़्यादा, क्लास स्टार्ट हो रही है उस समय अटेंडेंस कम रह रही है, बीच में अटेंडेंस ठीक हो रही है, फिर अभी एंड में अभी क्लास ओवर होने को है उसके पहले ही अटेंडेंस कम हो गई, 2-3 बच्चे ने लीव कर दिया क्लास। तो ये सब तो गड़बड़ हो रहा है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये एक रिजिड सरफेस है और यहाँ पर एक मार्बल को एच हाइट से ड्रॉप किया गया, सिंपली ड्रॉप कर दिया गया एच हाइट से। तो ये और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ई है, ई इज नॉट 1, इलास्टिक कोलिजन का केस नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ई है, और डेफिनेटली ई हमारा लेस देन 1 होता है, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered before ball come to rest। ये जो बॉल है जिसको हमने एच हाइट से ड्रॉप किया है, ये आएगा रिबाउंड होएगा, फिर आएगा रिबाउंड होएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत देर तक ये रिबाउंड होता रहेगा। तो एक बार जब ये फाइनली शांत हो जाए, रुक जाए, तो फिर उस समय तक उसने कितना डिस्टेंस, और याद रखो ये डिस्टेंस पूछा है हमने, पाथ लेंथ निकालना है, वी आर नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो सिंपली एच हो जाएगा, आंसर खत्म। तो ये चीज अपने को करनी है, तो ये हमारा होमवर्क है। और इसमें ये जो लास्ट में हमने केस डील किया कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी रिवर्स हो गया, उसमें ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा कि आफ्टर कोलिजन वट एवर विद द वेलोसिटी, लेट्स से इसकी जो भी वेलोसिटी हो, वी नॉट से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ई टाइम्स वी नॉट। डेफिनेटली पहले से कम होगी, इसलिए पहले से कम हाइट पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर कोलिजन होगा, और इस तरीके से ये कोलिजन चलता रहेगा।
क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? सर वो एक डाउट था। बोलो। सर वो हमारे टर्म एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वर्क डन व्हेन अ बॉल इज रिवॉल्व्ड इन अ सर्कल विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो सर अभी अगर स्पीड चेंज हो, एक मिनट। अब बॉयलर सर एक बॉल को सर्कल में हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं विद इंक्रीजिंग स्पीड। ओके। तो सर यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, और हम्म, इंक्रीजिंग हो रही है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बराबर। तो सर यहाँ पे वर्क डन पूछा है तो ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का निकालना है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्योंकि ऑप्शन में जीरो। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, नेट फोर्स की बात की जाए सर जब पूछे। नेट एक्सेलरेशन तो हाँ, नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ जो एंगल बना रहा है वो लेस देन जीरो है, लेस देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री है, ये बताओ। लेस देन 90 डिग्री। तो बात खत्म हो गई, वर्डन पॉजिटिव ठीक है रहेगा। सर। हाँ मुझे लगा कि इसे स्पेसिफाई नहीं किया तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिंपली जो भी फोर्स लग रहा होगा, अब ठीक है, हमको कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पूछेगा तो नेट फोर्स के बारे में ही हम सोचेंगे ना। और इतना कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है मतलब वर्डन पॉजिटिव है। अब किसके कारण है नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमने पढ़ा है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो साफ साफ लिख रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम वो टेंजेंशियल एनर्जी को बिना सोचे वर्क एनर्जी थ्योरम सोचेंगे कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क हो रहा होगा। अब कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारा कंसर्न उस समय नहीं होना चाहिए। अगर फिर पूछेगा तो फिर हम देखेंगे कि हाँ टेंजेंशियल नहीं कर, टेंजेंशियल ही कर पाएगा क्योंकि नॉर्मल नहीं कर पाएगा ऐसा करके। सर थर्सडे को क्लास नहीं है ना? नहीं, फ्राइडे सैटरडे क्लास है ना आप लोग की। सर मुझे लगा आपने लास्ट वीक वो थर्सडे लिया था तो इस बार ले क्या, ठीक है थर्सडे सर। हमने उस बार लिया था क्योंकि क्लासेस एक दो दिन डिस्टर्ब हुई थी, और इसमें हो सकता है थर्सडे हम ट्रांजिट में रहे मॉर्निंग में, तो इसलिए थर्सडे मॉर्निंग की क्लास को हम शेड्यूल नहीं कर रहे। फ्राइडे सैटरडे जो नॉर्मल शेड्यूल होता है वही इस बार आप लोग का है, और ये पूरे मंथ में हमने आपको लोग का वही नॉर्मल शेड्यूल जो 4 क्लासेस का है वो लगाया है। वेंसडे के दिन अगर डाउट्स होंगे तो यू कैन पोस्ट, उसके अकॉर्डिंगली हम आपका डाउट सेशन लगा देंगे। हमने तो सोचा था इस बार ऑफलाइन टेस्ट लेने का, बट जिस तरह से सिनेरियो तुम लोग का दिख रहा है इस बार तो हमको लगता है कि इस बार भी ऑफलाइन टेस्ट हमारा रह ही जाएगा। तो पेपर तो हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन अगर देखते हैं नेक्स्ट वेंसडे क्या होगा, क्योंकि अगर अभी से ही उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट लेना शुरू कर दिया तो अगले वेंसडे भी प्रैक्टिस ही लेंगे। 22 को टेस्ट है और अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गई तो फिर तो 3 को है तो 10 को भी होगा और 17 को भी होगा, आई डोंट नो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन करके आना है।